Hey everyone, this is your Samir sir and I'm here to make your SST easy and simple। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो नोट्स हम यूज करते हैं वो इतना ज़्यादा इजी और सिंपल होता है कि उस नोट्स के थ्रू आप भी चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तब आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग नोट्स को राइट डाउन अपने फेयर कॉपी में ज़रूर करें। ये नोट्स आपको चैप्टर को सिंप्लीफाइड बना देगा और बहुत ही आसान बना देगा। अब चलिए हम लोग आज की सेशन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग लैंड रिसोर्स को कवर करने वाले हैं। लैंड रिसोर्स आज की सेशन में कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा रिसोर्स, लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसके साथ साथ एक नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इसको किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है, मानव ने इस रिसोर्स को नहीं बनाया है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। और इम्पॉर्टेंट क्यों है लैंड रिसोर्स? इम्पॉर्टेंट क्यों है तो इम्पॉर्टेंस को यहाँ पर शो किया गया है। हाउ कैन यू से लैंड इज अ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स? तो लाइक हियर इट इज सेड दैट कि इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। जितने भी आपको पेड़ पौधे अर्थ पर देखने को मिल जाएंगे दैट इज एग्जिस्टेड ऑन द लैंड। तो इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर हो गए, ह्यूमन लाइफ मानव जीवन। मानव अपना जीवन कहाँ पर व्यतीत करता है? लैंड रिसोर्स पर ही व्यतीत करता है, लैंड रिसोर्स पर ही रहता है। देन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, मानव के द्वारा जो एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है वो भी लैंड रिसोर्स पर ही किया जाता है। क्या भाई? स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, घूमने जाना है, मार्केट जाना है, ये सब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो कहाँ पर करते हो? लैंड रिसोर्स पर करते हो। देन ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। अब जा रहे हो कहीं भी, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जा रहे हो, है ना, बाइक से जा रहे हो, बाइक में पेट्रोल डला दिए और हुर 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 करते हुए जा रहे हो। तो वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम एस्टेब्लिश है दैट इज ऑन द लैंड रिसोर्स। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। सो आप कह सकते हो कि लैंड रिसोर्स जो है वो क्या है? एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। बट हेयर इट इज सेड दैट कि लैंड इज लिमिटेड। जो लैंड है वो लैंड लिमिटेड है, सो इट्स नीड्स टू बी यूज्ड केयरफुली। जो लैंड है वो लैंड लिमिटेड है, लैंड की एरिया जो है वो ईयर बाय ईयर एक्सपेंड नहीं हो रहा है। माने अगर इंडिया का एरिया 1947 में जो था, आज भी एरिया वही है, वो एरिया इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक वैसे ही पूरे अर्थ का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो भी एक्सपेंड नहीं होते हैं, वो फिक्स होते हैं। तो जो लैंड रिसोर्स है उसकी भी एरिया फिक्स होती है। तो लैंड चूंकि लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रहे हैं, सो हम लोगों को क्या करना होगा? बहुत ही सावधानी से इस लैंड रिसोर्स को यूज करना होगा ताकि हम लोग लंबे समय तक इस अर्थ पर क्या कर सके? सर्वाइव कर सके और कई सारे गतिविधियों को कर सके, क्योंकि कई सारे गतिविधियां तो आप लैंड पे ही करिएगा। ठीक है, नाउ हेयर इट इज सेडेड। अब फिर उसके बाद यहाँ पर चीज़ें ये बताया गया कि इंडिया में जो लैंड, जिस लैंड को आप देखते हो, इंडिया में जो लैंड सरफेस आप देखते हो वो लैंड सरफेस की जो फीचर है वो फीचर अलग अलग है। लाइक इंडिया में आप प्लेन लैंड भी देखते हो, प्लेटिव भी देखते हो, माउंटेन भी देखते हो, उसका परसेंटेज यहाँ दिया गया है। और वो जो लैंड है हम लोगों को किस तरह से हेल्प करता है या उस लैंड से हम लोगों को किस तरह की बेनिफिट मिलती है। लाइक यहाँ क्या बोला गया कि 43% जो लैंड है वो कैसा है? प्लेन लैंड है, विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। जो हम लोगों को सुविधा प्रोवाइड करता है, सुविधा देता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को करने के लिए और इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए। 43% जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है वो प्लेन लैंड है और इस प्लेन लैंड पर हम लोग क्या करते हैं? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं और इसके साथ साथ कई सारे इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह को एस्टेब्लिश करते हैं। ओके,
देन 27% जो लैंड है वो प्लेट्यू है। एंड प्लेट्यू के बारे में क्या बोला गया कि डाटा द सोर्स ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। ये जो प्लेट्यू एरिया है, इस प्लेट्यू एरिया में आपको क्या देखने को मिल जाएंगे, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, जिस पेट्रोल को आप कार में, बाइक में डालकर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, वो फॉसिल फ्यूल आपको प्लेट्यू वाले रीजन में देखने को मिल जाएंगे। फिर फॉरेस्ट, जंगल हो गए, वो जंगल आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, प्लेट्यू रीजन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देन देखिए 30% जो इंडिया का एरिया है वो एरिया कैसा है, माउंटेनस एरिया है, विच प्रोवाइड पेरेनियल रिवर, विच प्रोवाइड पेरेनियल रिवर वाटर एंड साइट्स फॉर टूरिज्म। जो हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, पेरेनियल रिवर वाटर, मतलब पूरे साल यहाँ से जो नदियाँ निकलती है, माउंटेन से जो नदियाँ निकलती है, उस नदियाँ में पूरे साल पानी रहता है ना। नाचूरे आज छम 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 करते रहिए जाकर नदी में। तो ये हम लोगों को पेरेनियल रिवर प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ साइट्स फॉर टूरिज्म, लोग जो है टूरिज्म के लिए कि चलो भाई कहीं घूमने जाते हैं, मनाली चले गए तो हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में चले गए, उत्तराखंड वाले रीजन में चले गए, वहाँ जाकर आप माउंटेनस रीजन में जो हिल्स वगैरह हैं उस हिल्स वगैरह को आप देख रहे हैं। तो जो माउंटेनस रीजन है वो टूरिज्म के लिए साइट भी हम लोगों को प्रोवाइड करता है कि हम लोग जाते हैं आराम से वहाँ पर इंजॉय करते हैं। यहाँ पर इंडिया का मैप दिया हुआ है, ओके, और जो अलग अलग जो लैंड फीचर बताए हैं उस लैंड फीचर को यहाँ पर शो किए गए हैं। ठीक है, ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेज के रिगार्डिंग एक कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो गए कि लैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसे है, और इंडिया में जो लैंड, जिस लैंड को आप देखते हो वो अलग अलग फीचर के हैं, और वो अलग अलग फीचर हम लोगों के लिए कैसे बेनिफिटेबल है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन, कि लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए लैंड यूटिलाइजेशन, ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं खुद कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि इसको सिंप्लीफाइड कर कर मैं आप लोगों को बता सकूं। लैंड यूटिलाइजेशन, इस टॉपिक में आपको लैंड के बारे में दिया गया है कि वर्ल्ड में कहीं भी अगर लैंड है तो उसका यूज किन पर्पस से किया जा सकता है। ये वर्ल्ड रेफरेंस में लैंड का यूटिलाइजेशन दिया गया है। ठीक है, और देखिए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट आपका फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट, लैंड का यूज आप फॉरेस्ट के लिए कर सकते हो, लैंड का यूज आप जंगल लगाने के लिए कर सकते हो कि क्या भाई लैंड में आपने क्या किया, जंगल लगा दिया या जंगल लगे हुए हैं। ठीक है, तो लैंड का यूटिलाइजेशन पहला जो है वो किसके लिए किया जा सकता है, फॉरेस्ट के लिए किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर की ओर हम लोग नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर की ओर बढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर को देखेंगे, हम फिर से बोले कि थोड़ा सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, और फर्स्ट नंबर के बाद फिफ्थ नंबर जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम रिलेट करते हैं ताकि आपको इजीली चीज़ें समझ में आ जाए। फिफ्थ नंबर क्या है, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया ये वो एरिया है जहां पर क्या होता है, खेती होता है। नेट सोन एरिया ये वो एरिया है जहां पर क्या होता है, खेती होता है। तो सेकेंड यूटिलाइजेशन क्या हो गया कि लैंड का यूज कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, उस पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किया जा सकता है। तो सेकेंड हो गया नेट सोन एरिया, मतलब एग्रीकल्चरल पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला फॉरेस्ट हो गया और सेकेंड एग्रीकल्चर हो गया। ओके, फिर हम लोग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन रह गए, तो इसमें हम लोग सबसे पहले फोर्थ नंबर को करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहले फोर्थ नंबर को करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि कौन से नंबर को करना है। फोर्थ नंबर में क्या है, फैलो लैंड। फोर्थ नंबर में क्या है, फैलो लैंड। फैलो का मतलब होता है परती जमीन। फैलो का मतलब क्या होता है,
पड़ती जमीन मतलब जिसको यूं ही छोड़ा हुआ है, जिस पर कोई खेती नहीं हो रही है। और इसमें भी दो कैटेगरी है, फैलो लैंड में भी दो कैटेगरी है। एक आपका करेंट फैलो लैंड है। करेंट फैलो लैंड वैसे लैंड है जिसको 1 साल से कम या 1 साल तक यूं ही छोड़ा हुआ है, तो वैसे लैंड को आप क्या कहोगे? करेंट फैलो लैंड। ठीक है। सेकंड क्या है? अदर देन करेंट फैलो लैंड। अदर देन करेंट फैलो लैंड वो लैंड है जिसको 1 से 5 साल तक यूं ही छोड़ा हुआ है, उस पर किसी भी तरह की खेती नहीं हो रही है, तो वैसे फैलो लैंड को क्या बोला गया है? अदर देन करेंट फैलो लैंड। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड। ओके, कि इसमें आप ये देख रहे हो कि पहला तो आप देख लिए कि जंगल के लिए यूज कर सकते हो, फिर खेती के लिए कर सकते हो, और थर्ड टाइप में आप क्या देख रहे हो कि उसको लैंड को यूं ही छोड़ा जा सकता है पड़ती जमीन के रूप में। इसमें भी दो कैटेगरी है। उसके बाद देखिए इस टॉपिक के थ्रू थर्ड का सी नंबर भी क्लियर हो जाएगा। कल्चरेबल वेस्ट लैंड, अगर 5 साल से ज़्यादा, अगर कोई ज़मीन है जिसको 5 साल से ज़्यादा यूं ही छोड़ा हुआ है, तब उसको क्या कहोगे? कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब रह गया हम लोगों का सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। अब हम लोगों का सेकेंड और थर्ड नंबर रह गया। तो यहाँ पर वैसे लैंड की चर्चा की गई है जिस लैंड पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है, जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड और थर्ड नंबर में वैसे लैंड की चर्चा की गई है जिस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। लाइक देखिए क्या बोला गया, तो वैसे लैंड क्या होंगे? बैरन या वेस्टलैंड होंगे। बैरन लैंड होगा, बंजर जमीन होगा, वेस्टलैंड बर्बाद हो गया, इस लैंड पर कोई यूज नहीं है, अब इस पर कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। या तो उस लैंड को आप नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से यूज कर सकते हो, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से यूज कर सकते हो, लाइक उस पर रोड्स बना दो, बिल्डिंग बना दो, फैक्ट्री बना दो। तो रोड्स, बिल्डिंग, फैक्ट्री बनाने के लिए भी लैंड का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, वैसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सेकंड नंबर भी यहाँ पर क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर में आइए, वैसे लैंड जिस पर कल्टीवेशन नहीं हो रहा है वो लैंड क्या हो सकता है? परमानेंट पास्चर या ग्रेजिंग लैंड हो सकता है, घास का मैदान हो सकता है। परमानेंट रूप से वो घास का मैदान हो सकता है, या उस लैंड पर क्या हो सकते हैं? मिसलेनियस ट्री हो सकते हैं, खास तरह के पेड़ पौधे हो सकते हैं जिसको आप ग्रुप्स कहते हो, है ना। जो लैंड कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है वो या तो उस पर परमानेंट पास्चर होगा, या तो ग्रेजिंग लैंड होगा, या तो खास तरह के पेड़ पौधे होंगे लाइक ग्रोव्स। ओके, अब यहां तक चीजें क्लियर है, सारा यूटिलाइजेशन क्लियर हो गया। अब थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में इसको समराइज कर देते हैं कि लैंड का यूटिलाइजेशन किन किन पर्पज से किया जा सकता है। पहला आपका हो गया फॉरेस्ट, कि आप जंगल लगाने के लिए लैंड का यूज कर सकते हो। ये सिंप्लीफाइड है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये सिंप्लीफाइड वे में इसको समझ लीजिए। पहला लैंड का यूटिलाइजेशन आप फॉरेस्ट के लिए करो। सेकंड क्या है? एग्रीकल्चर, जो यहाँ 5th नंबर में दिया गया। सेकंड ये है कि लैंड का यूज आप किसके लिए कर सकते हो? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए। थर्ड क्या है? तो थर्ड में क्या बोला गया कि आप नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से, नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से, लाइक कि यहाँ पर आप रोड्स बना सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, एंड देन इंडस्ट्री बना सकते हो। थर्ड टाइप लैंड यूटिलाइजेशन ये हुआ। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्या है? फैलो लैंड। फोर्थ क्या है? फैलो लैंड, कि ऐसे लैंड जो क्या है? पड़ती है, यूं ही छोड़ा हुआ है, या अब वो यूं ही छोड़ा हुआ है तो वो 1 साल के लिए भी छोड़ा जा सकता है, 5 साल के लिए भी छोड़ा जा सकता है, 10 साल के लिए भी छोड़ा जा सकता है। वही तो यहाँ 3 कैटेगरी है, फैलो लैंड के ही 3 कैटेगरी है, ए और ये 3 का सी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो गया कि फैलो लैंड हो सकते हैं। उसके अलावा लैंड का यूटिलाइजेशन आप क्या कर सकते हो? परमानेंट पास्चर के लिए कर सकते हो, कि लाइक वहाँ पर परमानेंटली घास का मैदान है। तो
ऐसे भी आप सिंप्लीफाइड वे में चीज़ों को समझ सकते हो। ये लैंड यूटिलाइजेशन हो गया। ओवरऑल वर्ल्ड में कहीं भी जो लैंड है उसको इन पर्पज से यूटिलाइज किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लैंड यूटिलाइजेशन या लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड है उसका यूज किन किन पर्पज से किया गया है, तो उसको भी देख लेते हैं। या हियर इज द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में जो लैंड है उसका यूज किन किन पर्पज से किया गया है, और यहाँ पर सबसे पहले ये बोला गया कि यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। जो लैंड का जो यूज है वो 2 फैक्टर पर डिपेंडेड होता है। पहला फैक्टर आपका फिजिकल फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर आपका ह्यूमन फैक्टर हो गया। और फिजिकल फैक्टर में क्लाइमेट, सॉइल टाइप एंड टोपोग्राफी हो गया। टोपोग्राफी मतलब ऊपरी हिस्सा उसका कैसा है। ह्यूमन फैक्टर में पॉपुलेशन डेंसिटी ये साथ में है। पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी हो गया, ट्रेडिशन हो गया और कल्चर हो गया। माने ये आपको देखना होगा कि वहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कितना टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस है, वहाँ का ट्रेडिशन क्या है और वहाँ का कल्चर है। तो ये कुछ फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप लैंड का यूज किन पर्पस से करोगे। ये फैक्टर डिसाइड करता है। ओके, अब आ जाइए इंडिया के रिगार्डिंग चीज़ों को देख लेते हैं। बोला गया कि इंडिया का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लैंड यूज डेटा अवेलेबल ओनली टू 93%। लेकिन लैंड यूज जो डेटा है वो डेटा सिर्फ और सिर्फ 93% के लिए ही अवेलेबल है। ऐसा क्यों? 100% जो लैंड है इंडिया में वो 100% लैंड यूज डेटा अवेलेबल हम लोगों के पास क्यों नहीं है? तो आपके बुक में जैसा बोला गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप देखते हो तो असम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी राज्यों में अच्छे से सर्वे नहीं हुआ है। अब जब सर्वे हुआ ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ का लैंड किन पर्पज से यूज किया गया? फिर जम्मू एंड कश्मीर का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है और कुछ हिस्सों पर कैप्चर जो है वो चाइना का है, तो वहाँ भी सर्वे नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 93% लैंड यूटिलाइजेशन का ही डेटा या डाटा कह लीजिए अवेलेबल है। ठीक है ना, इसको डेटा भी पढ़ते हैं और डाटा भी पढ़ते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब किन किन पर्पज से यूज किया गया है वो यूज यहाँ दिए गए हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया आर एज फॉलोज। लाइक हियर इट इज सेड कि फॉरेस्ट एरिया इज लोअर देन डिजायर्ड 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया विच आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया में वो फॉरेस्ट एरिया 33% से कम है, जो कि क्या था, ये डिजायर फॉरेस्ट एरिया था। 1952 में जब नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाया गया तो उसमें ये चीज़ें डिसाइड किया गया कि कम से कम भारत देश में जो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए वो फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए। लेकिन अभी करंट में 23.3% है। ये 14-15 का डेटा है। आपके बुक में डेटा वेरी कर सकता है। पाई चार्ट आपके बुक में दिया हुआ होगा, आप थोड़ा वहाँ देख लीजिएगा। तो अगर अलग साल का आपके बुक में होगा तो फिर ये वेरी कर जाएगा। करेंट में 23.3% है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए 33% क्यों, तो 33% बेस्ट माना जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, कि 33% एरिया पर अगर फॉरेस्ट है तो आपका जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट थोड़ा बैलेंस रहेगा, क्लाइमेट मॉडरेट रहेगा। क्लाइमेट कैसा रहेगा? मॉडरेट रहेगा। ठीक है। उसके बाद लैंड अंडर परमानेंट पास्चर। अगर परमानेंट पास्चर की बात कर लिया जाए तो वेरी लो, बहुत ही कम है और ये धीरे धीरे और डिक्रीज ही हो रहा है। परमानेंट पास्चर के अंडर जो लैंड है वो बहुत कम है और धीरे धीरे वो डिक्रीज हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ अदर करेंट फैलो लैंड, जो अदर करेंट फैलो लैंड जो ज़्यादातर हैं उसकी क्वालिटी कैसा है? पुअर है।
अदर करंट फैलो लैंड भी है जो 1 से 5 साल तक लैंड को यूं ही छोड़ा हुआ है। वैसे लैंड भी है जिसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है। देन नेट सोन एरिया की अगर बात कर लिया जाए तो इंडिया में नेट सोन एरिया कितना है? 54%। इंडिया का नेट सोन एरिया 54% है, लेकिन ये नेट सोन एरिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट बिल्कुल वैरी करता है। ये नेट सोन एरिया हर एक स्टेट में यूनिफॉर्म नहीं है। लाइक कि पंजाब और हरियाणा में आप ये देखोगे कि नेट सोन एरिया 80% है। वही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर आप देखते हो, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गए, मिजोरम हो गए, अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, वहाँ पर जो नेट सोन एरिया है वो नेट सोन एरिया मात्र कितना है? 10% है। तो नेट सोन एरिया पूरे इंडिया का तो 54% है, लेकिन ये नेट सोन एरिया जो है वो स्टेट वाइज क्या करता है? वैरी करता है। कोई नहीं, ओवरऑल हम ये याद कर लेंगे, ये ध्यान में रखेंगे। सम पार्ट्स ऑफ लैंड, लैंड के जो कुछ हिस्से हैं भारत में वो वेस्ट लैंड के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में लैंड के जो कुछ पार्ट्स है वो पार्ट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज अ वेस्ट लैंड। वो लैंड वेस्ट है, उस पर कोई काम नहीं होता, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। लैंड का यूज नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस से भी किया गया है, लाइक सेटलमेंट पर्पस से यूज किए गए हैं। कई सारे रोड्स बनाए गए हैं, रेलवे लाइन बनाए गए हैं, इंडस्ट्री बनाए गए हैं। तो साधारण सी बात है, तो देखने की चीज़ है और समझने की चीज़ है। भारत की जनसंख्या अगर 140 करोड़ है तो 140 करोड़ कहाँ रहेगा? अरे वो सेटल होगा ना, किसी लैंड सरफेस पर ही सेटल होगा। अब उसको आवाजाही के लिए उसको रोड्स चाहिए, तो रोड्स भी बनाए ही होंगे। रेलवे लाइन की भी ज़रूरत होगी, गुड्स को भी कैरी करने के लिए और पैसेंजर को भी कैरी करने के लिए। फिर उनको कुछ प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट इंडस्ट्री से बनकर आएंगे तभी तो उनको मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इंडिया में लैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस यूज किया गया है, लाइक दिस वन। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूँ। अगर चीज़ें क्लियर ना हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिकैप कर लेना है। अब ये तो ऑफलाइन क्लास है नहीं कि एक बार बोल दिए और बोल कर जो है कि चले गए, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर चीज़ें स्वाहा वाली तो बात है नहीं। ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यही मज़ा है कि एक चीज़ अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको फिर से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। ये बिल्कुल हमारे पास रहेगा, सेव रहेगा, लाइक कर उस वीडियो को सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, जैसा कि अभी कुछ देर पहले ही बताएं कि लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, लेकिन लैंड लिमिटेड है। लैंड क्या है? लिमिटेड है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से यूज करने की ज़रूरत है। पर लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो इतना ज़्यादा हो रहा है कि लैंड की क्वालिटी क्या हो रही है? डे बाय डे खराब हो रही है। और जब लैंड की क्वालिटी खराब होगी तो उसके लिए एक टर्म यूज किया गया है, और वो टर्म क्या है? लैंड डिग्रेडेशन है। वो टर्म क्या है? लैंड डिग्रेडेशन है। अब इसके रिगार्डिंग कंजर्वेशन मेजर क्या है, इसको कैसे बचाया जा सकता है? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स, इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स लाइक वो नीड्स फूड से जुड़ा हो सकता है, शेल्टर से जुड़ा हो सकता है, क्लोथिंग से जुड़ा हो सकता है, ऑब्टेन फ्रॉम लैंड। जो 95% जो नीड्स है, वो नीड्स चाहे फूड से जुड़ा हो या शेल्टर से जुड़ा हो या क्लोथिंग से जुड़ा हुआ हो, वो किससे आप ऑब्टेन करते हो? किससे प्राप्त करते हो? लैंड से प्राप्त करते हो। समझिए, 95% आपकी जो ज़रूरतें हैं वो लैंड से पूरा हो रहा है। ठीक है, बट आप क्या कर रहे हो? लैंड आपके 95% बेसिक नीड्स को पूरा कर रहा है, बदले में आप क्या कर रहे हो? बदले में आप ये कर रहे हो कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है दैट हैव डिग्रेडेड लैंड को और डिग्रेड किया है, उसकी क्वालिटी को और ख़राब किया है, और इसका जो पेस है, माने जो स्पीड है,
वो डे बाई डे और इंक्रीज ही हो रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम लोग कंजर्वेशन मेजर पढ़ेंगे कि इसके लिए बचाव क्या है। फिलहाल हम लोग लैंड डिग्रेडेशन को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ कॉजेज को डिस्कस किया गया है। व्हाट आर द मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। तो दीज आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। लाइक क्या बोला गया, डिफोरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई। पेड़ों की आप बहुत तेजी से कटाई कर रहे हो, लैंड की क्वालिटी क्या होगा, खराब होगा। ओवर ग्रेजिंग, लैंड डिग्रेडेशन। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग हो गया, जानवर बहुत ज़्यादा जो है एक खास रीजन को चढ़ जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ओवर ग्रेजिंग के कारण भी लैंड की क्वालिटी खराब होती है। माइनिंग एक्टिविटी हो गया कि माइनिंग एक्टिविटी कर रहे हैं और माइनिंग एक्टिविटी करने के बाद जो मलबा उसमें से निकल रहा है, जो कीचड़ निकल रहा है, वो कीचड़ निकल कर लैंड सरफेस पर यूं ही क्या हो जा रहा है, स्प्रेड हो जा रहा है, फैल जा रहा है। तो बताइए उस लैंड की क्वालिटी खराब हो गया नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। तो ये रीजन हो गए, डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड माइनिंग एक्टिविटी हो गया। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं लाइक विंड एंड वाटर। विंड और वाटर के कारण भी क्या होता है, डेट काउजेस ऑफ इरोजन ऑफ टॉप सॉइल। बहुत ज़्यादा जब विंड का स्पीड होता है, बहुत ज़्यादा जब वाटर का स्पीड होता है, तो सॉइल का जो टॉप पार्ट होता है वो इरोड हो जाता है, माने वाश अवे हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जिसके कारण भी लैंड की क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, ये नेचुरल फैक्टर हुए। नेचुरल फैक्टर में विंड एंड वाटर है। नेचुरल फैक्टर में विंड एंड वाटर है। जब विंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, वाटर का स्पीड बहुत ज़्यादा होगा, तो सॉइल के टॉप पार्ट को वॉश अवे कर देंगे और वॉश अवे करने के बाद वहाँ की लैंड की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ठीक है। मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को आप ग्राइंड कर रहे हो, दैट जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट, जिससे बहुत बड़ी अमाउंट में डस्ट निकलता है और वो डस्ट निकलकर लैंड सरफेस पर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को ग्राइंड कर रहे हो, छोटे छोटे पार्ट में आप काट रहे हो घर पर लगाने के लिए, है ना। कई सारे पत्थरों को आप काट रहे हो, या चूना पत्थर को आप जो है, लाइमस्टोन चूना पत्थर हुआ, पेंटिंग के लिए या कलर के लिए आप जो है इसको काट रहे हो, तो उससे जो डस्ट निकलेगा वो डस्ट क्या होगा, आसपास वाले जो लैंड होगा वो लैंड पर जाकर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, और उस डस्ट के कारण उस लैंड की क्वालिटी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। साधारण सी बात है। आपका मुंह इतना अच्छा है, चिकना है, अगर आपके मुंह पर धूल कण अगर झोंक दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो आपके मुंह की क्वालिटी क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना, मुंह खराब दिखने लगेगा। तो यही बात मतलब लैंड के भी साथ है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए। इंडस्ट्रियल वेस्ट हैव आल्सो काउज लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण भी लैंड डिग्रेडेशन हुआ है और वाटर पॉल्यूशन हुआ है। कई सारे रिवर बैंक, जो नदियां हैं, नदी के किनारे कई सारे इंडस्ट्री लगाए गए हैं, और वो इंडस्ट्री क्या करता है, अपने वेस्ट को यूं ही छोड़ रहा है, कोई ट्रीटमेंट नहीं, अच्छे से जो एक डिस्पोजल होना चाहिए, अच्छे से उसको जो ट्रीटमेंट करना चाहिए वो ट्रीटमेंट नहीं है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण वाटर की क्वालिटी भी खराब हो रहा है। इसके साथ साथ ये इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड की क्वालिटी को भी क्या कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है। तो दीज आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। यहाँ पर कुछ स्टेट दिए गए हैं, और उस स्टेट में जो लैंड की क्वालिटी खराब हुई है वो किन कारण से खराब हुआ है, वो यहाँ पर उस रीजन को भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि माइनिंग के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की लैंड की क्वालिटी खराब हुई है। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ओवर ग्रेजिंग के कारण गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और एमपी की लैंड की क्वालिटी खराब हुई है। वाटर लॉगिंग के कारण पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी के लैंड के क्वालिटी खराब हुए हैं। तो ये कुछ स्टेट्स हैं, और इस स्टेट्स में लैंड की क्वालिटी जो खराब हुई है उसके पीछे का रीजन यहाँ पर ये है। ठीक है।
अब प्रॉब्लम है तो कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसका कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए, कुछ तो कंजर्वेशन मेजर होना चाहिए। किसी भी तरह बचाना तो है, क्योंकि हम पहले ही बोले कि अगर लैंड पर बहुत सारे एक्टिविटी को आप परफॉर्म करो, अगर लैंड नहीं रहेगा तो फिर आप कैसे रहोगे? तो लैंड को क्या करना होगा? बचाना होगा। हम सभी लोगों को मिलकर इस भूमि को, इस जमीन को बचाना होगा, तभी हम लोग अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। अदरवाइज एक दिन हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे डायनासोर खत्म हो गया, वैसे बाद में जो कोई भी रहेंगे यहाँ पर, दूसरा प्राणी जो रहेगा वो बात करेगा कि देखो भाई, पहले के समय में आदमी जो ऐसा दिखता था, आदमी जैसा प्राणी भी रहता था, अब तो वो लोग विलुप्त हो गए हैं, वो लोग खत्म हो गए हैं। वो लोग वीडियो बनाता था और वीडियो के थ्रू बच्चे जो थे वो देखते थे। और हो सकता है, ऐसा सोच सकता है, मतलब ऐसी, मतलब सोच सकता है ऐसे कोई। चलिए, अब तक कंजर्वेशन मेजर क्या है, आखिर क्या उपाय है बचाने के? तो एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। पहला बोला गया एफॉरेस्टेशन, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाओ। डिफॉरेस्टेशन जो आप कर रहे थे उसके अपोजिट में आप क्या करो? एफॉरेस्टेशन करो। पेड़ों की कटाई नहीं करना है, बल्कि पेड़ों को लगाना है। इसके साथ साथ ग्रेजिंग लैंड को मैनेज करो, ओवर ग्रेजिंग भी नहीं करना है। ग्रेजिंग लैंड को प्रॉपर्ली आपको क्या करना होगा? मैनेज करना होगा। ठीक है। डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो आप डिस्चार्ज कर रहे हो, डिस्पोज कर रहे हो, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद करना है। बहुत सारे जो रिवर है, रिवर के बैंक पर जो इंडस्ट्री लगे हैं, अगर वो इंडस्ट्री अपना वेस्ट को यूं ही छोड़ रहा है तो सरकार के पास एक प्रॉपर रूल और रेगुलेशन होना चाहिए कि भाई तुम्हें ये रूल और रेगुलेशन फॉलो करना है। तुम ऐसे ही अपने वेस्ट को इस नदी में छोड़ नहीं सकते हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा, तभी इस वेस्ट को आप जो है रिवर वाटर में छोड़ सकते हो। तो ये चीज़ होना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट इन एरिड एरिया। जो सूखा रीजन है, उस सूखे रीजन में आप क्या कर सकते हो? शेल्टर बेल्ट लगा सकते हो। शेल्टर बेल्ट क्या होता है? जब कई सारे पेड़ एक लाइन में लगाए जाते हैं, जब कई सारे पेड़ एक लाइन में लगाए जाते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। ये एरिड रीजन में जनरली लगाए जाते हैं, सूखे वाले रीजन में, कि आंधी तूफान के कारण एक खतरा लगे कि यहाँ का जो बालू वाला रीजन है वो उड़ कर इस रीजन में आ सकता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? शेल्टर बेल्ट लगा देंगे, कई सारे पेड़ों को लगा देंगे कि जब आंधी आएगा तो आंधी के कारण यहाँ से बालू जो उड़ कर आएंगे, ये पेड़ क्या करेंगे? उसको यहीं पर रोक देंगे। इस रीजन में जो लैंड है, इस रीजन में लैंड की क्वालिटी को खराब नहीं होने देंगे। ठीक है, तो ये हो गया प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट को लगाना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है? स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बसेस। सैंड ड्यून को और एक और तरीके से स्टेबलाइज किया जा सकता है, लाइक थॉर्नी बसेस, कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो। बालू को एक और तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर वो जो सैंड ड्यून्स है वो एक्सपेंड हो रहा है दूसरे रीजन में, तो वहाँ पर क्या कर दो? कांटेदार झाड़ियाँ लगा दो कि वो झाड़ियाँ उस बालू को क्या करे? होल्ड कर दे, उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने ही नहीं दे। ठीक है। एंड देन मैनेजिंग वेस्टलैंड। जो वेस्टलैंड है, जो बर्बाद लैंड है, उसको भी मैनेज करने की ज़रूरत है। कुछ उसमें सुधार कीजिए, फर्टिलाइज़र यूज कीजिए, मैन्योर यूज कीजिए, ह्यूमस उसमें डालिए, ताकि उसकी क्वालिटी सुधार हो, ताकि उस पर भी कल्टीवेशन किया जाए। तो ये हैं कंजर्वेशन मेजर, ये हैं बचाव के तरीके। इन तरीकों का यूज करते हुए हम अपने प्यारे से लैंड को, अपने प्यारे से इस भूमि को हम लोग क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, और फिर हम लोग एक खुशहाल जीवन को जी सकते हैं। हम लोग एक खुशहाल जीवन को ऐसे ही लंबे समय तक जीते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, बाय।